Good evening, students. We will start today our bio lecture. Myself Kajal Sarvaiya. लास्ट लेक्चर में बच्चे लोग हम लोग ने थियरी इवोल्यूशन का किया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ योर डार्विन थियरी. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो डार्विन थियरी जो है हमारा, तो डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है. अभी ये डार्विन कौन है? हमारा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन पे स्टडी आउट किया है. सो इट्स नोन एज अ डार्विन थियरी ऑफ योर नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या है बच्चे लोग? प्लीज अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक. इट्स नोन एज अ चार्ल्स डार्विन. इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पे वर्कआउट किया, और जब ये प्लांट्स और एनिमल्स पे वर्कआउट कर रहे हैं तभी उन्होंने देखा कि डिफरेंट स्पीशीज़ ग्रुप में रह रही है और कोई स्पीशीज़ अचानक एक्सटिंक्ट चली जा रही है, कोई स्पीशीज़ नहीं एक्सटिंक्ट हो रही है, कोई सरवाइव हो पा रही है. तो ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज उसे नेचर ने सेलेक्ट किया था. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था बच्चे लोग, मैंने कुछ एग्जाम्पल कोविड का कहा था कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था उन्होंने क्या किया? सर्वाइव हो पाए. जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, ड्यू टू दिस वायरस दे डाई. मतलब ये जो सर्वाइव हुए वो कैसे सर्वाइव हुए? नेचुरल सिलेक्शन. नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहा और उसके वजह से वो सर्वाइव हो पाए. सिमिलरली ओवर हियर इट्स गिवन दैट डार्विन ने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया. लेट्स वी रीड दिस टॉपिक. चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इन्यूमरेबल, मतलब बहुत सारा स्पेसिमेन, बहुत सारे छोटे स्पेसिमेंस, मतलब कलेक्ट किया प्लांट की बॉडीज एंड एनिमल्स की बॉडी. सो स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, उस पर वर्किंग किया ऑफ दोज स्पेसिमेन, मतलब प्लांट लिया. सपोज उन्होंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल ए प्लांट लिया और इस ए प्लांट की उन्होंने लाइफ साइकिल पे स्टडी किया. फिर बी प्लांट लिया, दोनों के लाइफ साइकिल पे स्टडी किया, दोनों को हार्श कंडीशन दिया, दोनों को फेवरेबल कंडीशन दिया और दोनों को अनफेवरेबल कंडीशन दिया. फिर ऑब्जर्व किया कि उस ए और बी प्लांट में कौन अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, कौन अच्छे से रिप्रोडक्शन कर रहा है. ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे करके उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया अबाउट योर नेचुरल सिलेक्शन. ही पब्लिश्ड द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच परचेज द सर्वाइवल ऑफ फिटनेस. उन्होंने क्या बोला? सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है सर्वाइवल ऑफ फिटनेस. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर्वाइवल ऑफ फिटनेस मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटनेस. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कोविड का जस्ट नाउ एक्सप्लेन किया, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो सर्वाइवल ऑफ फिटनेस था, और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है वो वहाँ पे नेचर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया एंड दे विल die. Okay, so for this purpose Darwin had published a book of origin of species. फिर से बोल रही हूँ, देखो बच्चे लोग, डार्विन हैड पब्लिश अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये याद रखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चे लोग. व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट डार्विन सेड दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस prolifically. ऑल ऑर्गेनिज्म compete with each other. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग. ऑल ऑर्गेनिज्म complete each other मतलब क्या होता है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, वी हैविंग अ लायन एंड टाइगर. ये दो ऑर्गेनिज्म है. दोनों ऑर्गेनिज्म कैसे है? कार्निवरस ऑर्गेनिज्म है. इट मीन्स दे आर ईटिंग अ फ्लैश. when there is a one cow is there and both are fighting for the cow. लायन और टाइगर दोनों फाइट कर रहे हैं उस काव के लिए. सपोज लायन विन दैट पर्टिकुलर काव, वो काव को मार के लायन लेके गया,
टाइगर नहीं लेके जा पाया, तो क्या हुआ, यहाँ पे कौन ज़्यादा दिन सर्वाइव करेगा, लायन सर्वाइव करेगा। क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पे फूड मिल गया है, टाइगर को फूड नहीं मिला है। सो दो सेम स्पीशीज और द टू डिफरेंट स्पीशीज दे आर compete with each other, compete कर रहे, फाइट कर रहे और सर्वाइव कर रहे, compete with each other in a life modifying manner। लाइफ थ्रेटनिंग मैनर्स मतलब बच्चे लोग लाइफ को सर्वाइव करने की जो मेथड्स होती है या जो नेचर ने मेथड बनाई है, उसके लिए वहाँ पे हमें हमेशा कॉम्पिटिशन्स होती है। कॉम्पिटिशन्स मीन्स अ कम्पीट होता है, किसके साथ, सेम स्पीशीज या फिर डिफरेंट स्पीशीज। होप आप लोग को ये समझ में आया। हम आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। इन दिस कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन हो रहा है, ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन, सस्टेन मतलब सर्वाइव, सस्टेन मतलब सर्वाइव, जिंदा रहना, विच शो द मॉडिफिकेशन असेंशियल, असेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म ये जब भी कम्पीट होता है दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, ठीक है, जब भी क्या हो रहा है, कम्पीट हो रहा है, उस टाइम पे ये जो हमारे सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस की बात हो रही है, उसमें ये कंपटीशन हो रहा है। और इस कंपटीशन से जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, अलाइव रहेगा या वो पर्टिकुलर कंपटीशन विन करेगा, वही हमारा सर्वाइवल ऑफ फिटनेस काउंट होगा। However, beside this, natural selection also play important roles because nature select only those organism, ये अंडरलाइन करो बच्चे लोग बुक के अंदर, because nature select only those organisms, okay, which are fit to live, मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, एंड द रेस्ट प्रीश, सर्वाइव करके रिप्रोड्यूस कर पाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ही नेचर सिलेक्ट करता है। सेम एग्जाम्पल ऑफ द कोविड, sustaining and selected organism can perform reproduction। अभी आप बोलोगे मिस वो तो जिंदा रह गया तो मतलब सस्टेन हो गया, सर्वाइव कर रहा है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉपरली सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने काऊ, लायन और टाइगर का आपको एग्जाम्पल बताया बच्चे लोग, टाइगर भी 10 ईयर्स जिएगा जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और लायन भी 10 ईयर्स जिएगा, ठीक है। सपोज लायन वहाँ पे फूड लेके गया लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया, लेकिन टाइगर फूड नहीं लेके गया, देन ऑल्सो इट अंडरगो रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटनेस टाइगर काउंट होगा, लायन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज if there is a no reproduction, species are not going to be move further, है ना। continuity of species is known as a reproduction। reproduction में क्या होता है, जब भी species हमारी continuity होती है रिप्रोडक्टिव मैथड, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चे लोग, रिप्रोडक्शन। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं करेगी, thereby give rise to a new species। वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन करके न्यू स्पीशीज को सर्वाइव कर रहा है विथ देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे अंदर कोविड का एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसके बेस पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, इफ़ वी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, मतलब हमारे जो बच्चे आएंगे आफ्टर द रिप्रोडक्शन, उनके अंदर वो इम्यून सिस्टम का डीएनए प्रेजेंट है, ओके। तो वही यहाँ पे बताया है, जो कंपीट करके सस्टेन किया और कंपटीशन में विन किया, उसको नेचर ने सिलेक्ट किया, वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, और वो रिप्रोड्यूस करके जो न्यू स्पीशीज दे रहा है, ये न्यू स्पीशीज के पास क्या है, उसकी खुद की एक बेटर क्वालिटी है, अच्छी वाली क्वालिटी उसके अंदर प्रेजेंट है। डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल
selection was widely accepted for long duration। मतलब वो क्या बता रहा है बच्चे लोग, ये बता रहा है कि डार्विन ने जो नेचुरल सिलेक्शन वाली हमें कॉन्सेप्ट दी है वो लंबे समय तक ये यस हुई है, मतलब कंटिन्यूटी हुई है। However, some objection were raised। बहुत सारे जन ने उनके थियरी पे अगेंस्ट भी गए कि नहीं, उन्होंने जो थियरी बताई है इट्स नॉट 100% फुल प्रूफ। तो क्यों अगेंस्ट गए उसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब यहाँ पे सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर, हम मेन ऑब्जेक्शंस पे स्टडी आउट करेंगे। पहला क्या है बच्चे लोग, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फॉर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन बोला था, जब भी कोई ऐसे कैरेक्टर्स, जो हमने इसके पहले वाला जो थियरी पढ़ा लास्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हमने देखा बच्चे लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, राइट। उसमें क्या हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे कि इवोल्यूशन कुछ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा न्यू कैरेक्टर्स बाहर हमें दिखता है एंड इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पे क्या बताया डार्विन क्या बता रहा है कि नेचर ही सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या पॉइंट हमारे सामने रखे कि जो इवोल्यूशन होता है वो हमेशा नेचर सिलेक्शन से नहीं होता है। देयर इज़ दूसरे भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से इवोल्यूशन हो सकता है। सेकेंड थियरी, वो सेकेंड ऑब्जेक्शन ये बता रहा है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन। उन्होंने सिर्फ हमें ओवरऑल बताया, कुछ ऐसा 100 फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। अच्छे वाले या बुरे वाले जो चेंजेस हुए उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ ओवरऑल उन्होंने एक्सप्लेन किया उनकी समझ के हिसाब से। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रूट चेंजेस। स्लो मतलब धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है, या फास्ट चेंज हो रहा है, या बुरा चेंज हो रहा है। बुरी मतलब यूजलेस थिंग्स या यूजफुल थिंग्स के बारे में भी नहीं बताया, स्लो चेंज के बारे में भी नहीं उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन किया, ना एब्रूट चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन किया। मतलब कुछ भी एक्सप्लेनेशन 100 फुल प्रूफ नहीं किया, सिर्फ ओवरऑल उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसलिए बहुत सारे दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो इस चीज़ से अगेंस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्शंस किया। Irrespective of all this objection, डार्विन वर्क ऑन इवोल्यूशन। ये सारी चीज़ हुई, इसलिए डार्विन ने फील्ड से किस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया, इवोल्यूशन पे। हैज़ बीन अ मिलियन स्टोन्स, बहुत लंबे टाइम तक। होप इतना क्लियर है, हम आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। यहाँ पे ये जो फोटो दिख रहा है ये हमारे चार्ल्स डार्विन का फोटो है। स्टूडेंट्स, उनके बारे में थोड़ी सी बात की है, वी विल सी ओवर हियर। द चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, उनकी एज मतलब उनका लाइफ स्पैन क्या था, 1809 1882 उनका डेथ ईयर था। वो कौन थे और कैसे थे, दिस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज, वो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पूरा डिटेल बायो पे स्टडी किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। प्रपोज्ड द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उन्होंने इवोल्यूशन पे वर्कआउट किया। ही शोड दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज मतलब हर टाइप की जात, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व। ग्रेजुअली मतलब स्लोली इवॉल्व होता है। तो इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने वही पढ़ा था बच्चे लोग, इवोल्यूशन देखा था हमने कि हमारे एंसेस्टर के पास जो कैरेक्टर है वो हमारे पास एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हमारे बॉडी में भी है जिससे हमें प्रूफ होता है कि हम वहाँ से इवोल्व होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल टेल बोन की बात की थी हमने, अपेंडिक्स बोन की बात की थी, एंड मैनी मोर। Over the periods of thousands of years from the common ancestor, he proposed that the principle of natural selection is responsible for the evolution. उन्होंने क्या कहा
कि नेचुरल सिलेक्शन ही इवोल्यूशन का प्रूफ है। बहुत सारे लोग ने अपोज भी किया बच्चे लोग, लेकिन हम ये जो थियोरी के बारे में डार्विन ने जो वर्क किया है वो यहाँ पे हमें स्टडी आउट किया है। ओके, सो नाउ द सेकेंड साइंटिस्ट की बात करेंगे हम। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ सेकेंड साइंटिस्ट जो है हमारे यहाँ पे जो आपके फ़ोटो में आप दिख रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है, या उन्होंने ज़्यादा नेचुरल सिलेक्शन पे तो बात नहीं की थी, बट उन्होंने बताया कि कैसे इवोल्यूशन होता है। कुछ एक दो एग्जाम्पल्स के हेल्प से उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कौन है और ये थियोरी का नाम क्या है। सबसे पहले देखेंगे, इट्स अ लैमार्किज्म। ठीक है, 1-2 मार्क क्वेश्चन आता है ये आपके एग्जाम में, आप लिख सकते हो 2 मार्क क्वेश्चन एट सम मैक्सिमम 6 to 8 पॉइंट्स। ओके, और हम देखेंगे इट्स अ जीन बैप्टिस्ट लैमार्क प्रपोज्ड, ये उनका नाम है। प्रपोज्ड मतलब टू प्रूफ। ओके, द मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मॉर्फोलॉजी मतलब बच्चा लोग फिजिकल। ओके, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फिजिकल चेंजेस आता है उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन पे बात की और इन्होंने किस पे बात की, हमारे मॉर्फोलॉजी चेंज पे, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके उन्होंने स्टडी किया। एंड रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंज इज एक्टिव और लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म कैसा है और वो कितना एक्टिव है और कौन सा बॉडी का ऑर्गन ज़्यादा यूज़ कर रहा है। जो ऑर्गन वो ज़्यादा यूज़ करता है वहाँ पे वो ऑर्गन एक्टिव रहेगा, और जो नहीं यूज़ करता है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और जब भी वो इनएक्टिव होता है तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर से एक्सटिंक्ट होता जाता है। एक्सटिंक्ट मतलब चला जाता है। जस्ट एग्जाम्पल ऑफ अवर टेल बोन, हमारे एंसेस्टर्स के पास टेल था, धीरे धीरे जैसे हमारा स्टोन एज मैन एंड डिफरेंट एजेस आते गए, हमने क्या किया, टेल का यूज़ करना बंद कर दिया। जब भी टेल का यूज़ बंद हो गया तो धीरे धीरे वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, एंड ओनली देयर इज़ अ दैट टेल बोन इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, कि यूज एंड मॉर्फोलॉजिकल जो हमारे कैरेक्टर्स है जिस पे हमने चेंजेस किया है, या 1 मार्क क्वेश्चन पे आएगा, वो कौन सा प्रिंसिपल है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ओके, ऑर्गन्स के बारे में बात की। फर्दर ही सेड दैट द नेक ऑफ द जिराफ हैज़ बीन टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑफ लीव। ब्राउजिंग मतलब खाना। ठीक है, हमारे जो जिराफ थे उनका नेक इतना लॉन्ग नहीं था पहले, लेकिन क्या हुआ, जैसे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है दैट कि वो पहले जो हमारे ट्रीज थे उसके लोअर लीव्स खाते थे, और जब भी लोअर लीव्स खाते थे वो ड्यूरिंग दैट टाइम उनका नेक शॉर्ट था। जैसे जैसे दूसरे ग्रेजिंग एनिमल्स भी वो लीव्स खाना स्टार्ट कर दिए तो उनको फूड सफिशिएंट नहीं हुआ था, तो वो ऊपर की डाली, ऊपर की ब्रांचेस पे लीव्स खाना स्टार्ट किए और ट्राई टू दे ईट द अपर लीव्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट और पर्टिकुलर ट्री। जितना वो एक्सटेंड करते गए उतना उतना उनका वो नेक वाला पार्ट एक्सटेंड होता गया, मतलब वो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ किया तो वो उसके अंदर इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है बच्चे लोग। सो क्या देखेंगे, द नेक ऑफ द जिराफ हैज़ बीन टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स of tall plants by extending the neck for survival generation। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहने के लिए, अपनी स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऊपर की डाली से लीव्स खाना स्टार्ट कर दिया। Similarly, shoulders of a ironsmith has become a very strong due to a frequent hammering movement। मतलब आयरन स्मिथ क्या होता है, जो आयरन से
हमारे डिफरेंट वेसल्स है या डिफरेंट हमारे इम्प्लीमेंट से वो बनाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाता है जो आयन को तोड़ के, ठीक है, तो उनकी शीट्स मिलती है. सो दे आर हैमरिंग 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 एंड बिकॉज ऑफ द हैमरिंग दैट शोल्डर्स बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, अपने हैंड्स को, अपने शोल्डर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो एक एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पे जिराफ के नेक का पढ़ा बच्चे लोग, दूसरा हमने आयन स्मिथ का पढ़ा. ओके, wings of the birds like ostrich, emu have become a weak due to no use. मतलब ये बर्ड्स के पास क्या है, उनके विंग्स है. ड्यू टू अ हैवी बॉडी दे आर नॉट यूजिंग देयर विंग्स, दे आर यूजिंग मच देयर लेग्स. सो ड्यू टू द हैवी बॉडी दे आर नॉट एबल टू फ्लाई. अभी वो फ्लाई नहीं कर सकते दूसरे बर्ड की तरह, तो वो क्या करेंगे, अपने विंग्स को कम यूज़ कर रहे हैं. और उसको कम यूज़ कर रहे तो वो भी यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि वो वीक हो गया है अभी लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग इवोल्यूशन पीरियड्स के वजह से, इसलिए यहाँ पे वो यूज़ नहीं आ रहा है. दैट्स वाई इट्स बिकम अ वीकर एंड वीकर. Then the legs of the birds like a swan, duck have become useful for a swimming. अभी ये क्या बोला कि स्वान और डक जो है हमारा, ये दो बर्ड्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो बर्ड्स है उनके पास विंग्स तो है, वो यूज़ तो कर रहे, लेकिन साइड बाय साइड उनके लेग्स भी बहुत स्ट्रांग हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके लेग्स को स्विमिंग के लिए यूज़ किया. दैट्स वाई ड्यू टू द लिविंग इन वाटर, क्योंकि वो पानी में भी रहते हैं बच्चे लोग और लैंड पे भी रहते हैं. नेक्स्ट द स्नेक्स, हम अभी किसकी बात करेंगे, स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बरोविंग हैबिट. बरोविंग मतलब खड्डा खोद के रहने के लिए, इसलिए उनके लेग्स चले गए. कैसे गए, विथ अ लॉन्ग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द टाइम. ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक. हमें वो चीज़ की ज़रूरत थी, इसलिए हमारे अंदर वो चेंजेस आया, ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया. एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन. दिस इज कॉल्ड as a theory of inheritance. प्लीज़ अंडरलाइन करके रखो बच्चे लोग, inheritance of acquired character. ओके, इनहेरिटेंस क्या हमें बताता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो ये एक जनरेशन में इवोल्यूशन हुआ, उसका डीएनए चेंज हो गया, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, फिर से उसका डीएनए सेम ही पास ऑन किया, तो ये कैरेक्टर कंटिन्यू हुआ. ऐसी थियोरी को लैमार्किज्म कहते हैं. ऐसी थियोरी को हम क्या कहते हैं, लैमार्किज्म. ओके, सो होप ये आप लोग को अंडरस्टूड हुआ. ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चे लोग. वी विल सी नाउ अबाउट अ साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और ये थियोरी और क्या बताता है. ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे जो मैंने जिराफ के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन किया, जैसे जैसे वो अपने फूड इनटेक को ऊपर के ब्रांचेस पे लेते गया, वैसे वैसे उनका यहाँ पे नेक का साइज बड़ा होते गया. ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे लोग साइंटिस्ट का जो पैराग्राफ दिया है, मतलब साइंटिस्ट के बारे में जो एक्सप्लेन किया है उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे. ठीक है, एक बार होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चे लोग. कुछ भी डाउट्स रहेगा आप मैसेज कर सकते हो. यहाँ पे हम देखेंगे कि ये साइंटिस्ट क्या बता रहा है. सेम जैसे डार्विन के बारे में देखा वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि जैनिन बैप्टिस्ट लैमार्क्स जो है उनका बर्थ 1944 में हुआ है और उनका डेथ 1829 में हुआ है. लैमार्क्स प्रपोज दैट द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इवोल्यूशन. ठीक है, इवोल्यूशन इसके वजह से हो रहा है. दिस फ्रेंच इट्स अ नेचुरलिस्ट proposed that each animal or the plant undergoes some changes in the lifespan. हर एक
ऑर्गेनिज्म, हर एक स्पीशीज अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशन में आता है जिसको अपने लाइफ के अंदर उनको बेटर वर्जन बनना ही पड़ता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को अडप्ट करना पड़ता है जिसके वजह से उनके अंदर वो डीएनए में चेंज होता है, एंड दैट डीएनए इज मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. Those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in the next subsequent generation too. मतलब वन बाय वन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे ये कैरेक्टर्स पास ऑन होते रहते हैं. ये चीज़ हमने एक्सप्लेन की. इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने हमें ये समझाया कि हमारा जो इवोल्यूशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू अ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस. लेकिन सर्वाइवल ऑफ फिटनेस किसने एक्सप्लेन किया था? डार्विन ने एक्सप्लेन किया था. और ये लैमार्क साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो भी कैरेक्टर्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमारा एडप्टेशन हो जाता है इन आवर डीएनए. Development of organs due to a specific activity or their degeneration. ये याद रखना है बच्चे लोग, degeneration. Due to no use, हम उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं at all, was widely accepted, but transfer those character from a generation to generation was rejected. अभी ये सेंटेंस क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है बच्चे लोग, हमने जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ किया है, उसके वजह से हमारे अंदर जो ऑर्गन हम यूज़ ही नहीं कर रहे, वो नो यूज़ के वजह से हमारे अंदर वो चेंजेस हुआ, वो कैरेक्टर न्यू बन गया, और वो चीज़ को हमारा बॉडी क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो कैरेक्टर्स हैबिटेड हो गया और वो डीएनए में चेंज हो गया, एंड ड्यू टू चेंज इन द डीएनए वो ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में. कभी कभार वो रिजेक्टेड भी होता है. क्यों रिजेक्टेड बताया है? बिकॉज एवरी टाइम देयर इज़ अ नो सेम क्रॉसिंग ओवर विल बी टेक प्लेस. वो चीज़ यहाँ पे हम आगे देखेंगे. Because it has been verified a many type that the modification brought are not transfer. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही. कभी कभार वो डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, तो वो स्पीशीज़ में जो पहला वाला कैरेक्टर है वो तो प्रेजेंट ही रहेगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारा होमोसेपियन सेपियन, हमारे पास टेल नहीं है, वी ह्यूमंस आर होमोसेपियन सेपियन, तो हमारे स्पीशीज़ में टेल नहीं है, लेकिन हमारा एंसेस्टर्स कौन है? मंकीज़ है, तो मंकी का स्पीशीज़ भी अभी प्रेजेंट है ना. तो ऐसा ज़रूरी नहीं हुआ दैट एवरी टाइम मंकी ने ब्रीड किया और ऐसी स्पीशीज़ आई जिसके अंदर टेल के कैरेक्टर्स नहीं होंगे. सो वी आर गेटिंग अ टू लाइन, वन लाइन एज अ कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ टेल, and the one generation, one a line which are getting in that tail DNA is present over there. इसलिए हमें एक नया जनरेशन मिल जाता है, बट जो ओरिजिनल एंसेस्टर्स रहते हैं वो तो प्रेजेंट ही रहेगा. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ बीन वेरीफाइड मैनी टाइम्स दैट द मॉडिफिकेशन ब्रॉट in us are not transferred to the next generation, and thereby the Lamarck's theory was disproved. मतलब वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो लैंडमार्क ने हमें एक्सप्लेन किया वो 100% करेक्ट नहीं है, मतलब ब्लूप्रिंट नहीं मिला. गवर्नमेंट जो हमारे रिसर्चर्स होते उन्होंने इसको एज अ 100% फुल प्रूफ थियोरी नहीं बताया. So understood, hope this I am completing this part. So यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे लोग कि जैसे फुल प्रूफ नहीं हुआ है तो क्या हो गया. जैसे फुल प्रूफ यहाँ पे बताया कि वो डिसप्रूव्ड हो गया. किसकी थियोरी? लैमार्क्स की थियोरी. क्योंकि हमेशा सेम डीएनए पास ऑन हुआ नहीं हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है. The living organism can transfer the characters which has acquired
टू नेक्स्ट जनरेशन। वही बता रहा है कि वो हमारा एंसेस्टर है, हमें पता है, लेकिन वो एंसेस्टर की भी जनरेशन वाली लाइन प्रेजेंट है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। दिस इज कॉल्ड अ एंसेस्टरी अक्वायर्ड कैरेक्टर। हमारे जो एंसेस्टर है उसको भी ये कैरेक्टर चाहिए, ये कैरेक्टर उनके लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चे लोग, अभी हम देखेंगे स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है? दैट कि हमारा जो स्पीशीज़ है, जैसे मैंने अभी कहा आप लोग को, दैट प्रेजेंस ऑफ होमोसेपियन सेपियन, ठीक है। हमारे पहले जो थे हमारे होमोसेपियन थे, और उसके बाद एक न्यू जनरेशन आया, दैट इज़ योर होमोसेपियन, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन होके मॉडर्न ह्यूमन बींग, इट्स नोन एज अ होमोसेपियन, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चे लोग, स्पीशिएशन क्या होता है, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज़, नया स्पीशीज़, नया कैरेक्टर आना ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज इफेक्ट टू ऑफ इवोल्यूशन। स्पीशीज़ इज the group of organism which, students we are going to start now speciation, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज मतलब नया स्पीशीज बन रहा है, ओके किसके अंदर? प्लांट्स एंड एनिमल्स। इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये डिफरेंट इफेक्ट हमारे इवोल्यूशन आगे का प्रोसेस हो रहा है। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट can produce fertile individual through a natural reproduction। अभी इसका मतलब क्या हुआ? अब सबसे पहला वर्ड तो हम देखेंगे फर्टाइल क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ मैनी स्पीशीज आर देयर, इट्स नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, आगे जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है जो आगे जनरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्पीशिएशन कैसे होता है, मतलब एक स्पीशीज़ कैसे आगे बढ़ता है बच्चे लोग? स्पीशीज़ इस हिसाब से आगे बढ़ता है कि हमारा जो मेल है और हमारा जो फीमेल है, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ plant and animals, okay। So in the plant and animals, if there is a male and if there is a female, both undergo as a reproductive process. In this process the both organism has to be fertile, दोनों के पास प्रॉपर गैमेट्स होने चाहिए, और वो गैमेट्स के वजह से वो नए स्पीशीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो गैमेट्स प्रॉपर नहीं है या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उनकी स्पीशीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। सो दैट मीन्स द फर्टाइल मतलब a particular individual having a ability to reproduce, okay। और कैसा रिप्रोड्यूस? नेचुरली, नेचुरल फॉर्म से वो रिप्रोड्यूस करे तो। ईच स्पीशीज ग्रो इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशन। हर एक स्पीशीज अलग अलग जगह पे, हमारा अर्थ है तो पोलर रीजन्स है, इक्वेटर्स है, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट रीजन्स है, तो हर एक स्पीशीज़ की अपनी लाइफस्टाइल होती है और अपने हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जोग्राफिकल कंडीशन मतलब बच्चे लोग जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं उस प्लेस के हिसाब से वो रिप्रोड्यूस करते। देयर फूड हैबिटेट, फूड पता है सबको, हैबिटेट मतलब प्लेस होता है, हैबिटेट मतलब प्लेस होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड द पीरियड्स इज डिफरेंट। हर एक स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वही पीरियड में, वही वो मंथ्स में या वही वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ये स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस करते। अगर वो टाइम चला गया तो वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओनली अ होमोसेपियन दैट इज अवर ह्यूमन बीइंग हैविंग अ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, अदरवाइज ऑल ऑर्गेनिज्म नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर एबिलिटी। अगर वो उनका रिप्रोडक्टिव टाइम चला गया तो वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्पीशीज़ देयर इज़ अ टाइम। वो टाइम अगर उन्होंने मिस आउट किया तो वो स्पीशीज़ वहाँ पे रिप्रोड्यूस पूरी लाइफ नहीं कर सकते हैं, मतलब वो ड्यूरेशन तक नहीं कर सकते हैं। हावेवर द जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम अर्ली वन, मतलब
जो हमेशा नई स्पीशीज़ बनती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ऑलवेज हैविंग अ सम डिफरेंसेस। कुछ अच्छे कैरेक्टर्स ही आते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ बुरे कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है उससे जो सेकेंड जनरेशन आ रहा है, उस जनरेशन में कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन होगा। जेनेटिक वेरिएशन मतलब डिफरेंस, जेनेटिकली डिफरेंस होता है। और ये किस चीज़ में हमें दिखता है? हमें न्यू स्पीशीज़ में दिखता है, हर टाइम नए नए स्पीशीज़ में हमें दिखता है। बिसाइड जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं पोलार बियर को स्नो एरिया से लाके डेजर्ट रीजन में रख दूंगी, या मैं कैमल को लाके पोलार रीजन में रख पाऊंगी, तो वो कैसे भी करके खुद को सरवाइव करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए कभी भी नहीं जाएंगे बच्चे लोग, बिकॉज हमेशा अपना कंफर्ट जोन में ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। और हर ऑर्गेनिज्म का खुद की जोग्राफिकल प्लेस पे ही वो अपने हमेशा कंफर्ट जोन में होता है। तो यह जोग्राफिकल कंडीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो होता है उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस एंड मैनी थिंग्स आर अफेक्टेड फॉर द रिप्रोडक्शन, वो सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। सिमिलरली द जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लेड टू अ स्पीशिएशन। आइसोलेशन लेड टू अ स्पीशिएशन मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है बच्चा दैट जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने हॉर्स और डोंकी के कैरेक्टर्स को लेके रिप्रोड्यूस करवाया और हमें मिला म्यूल। अभी म्यूल बहुत अच्छा कैरेक्टर्स है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला ऑर्गेनिज्म है, उसको हिंदी में हम खच्चर कहते हैं, ठीक है। बट उसके अंदर क्या हुआ, हमने आइसोलेट करके वो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करवाया आर्टिफिशियल मेथड, नॉट अ नेचुरल मेथड, बट द थिंग वी गेट इट्स दिस पर्टिकुलर म्यूल इट्स अ स्टराइल। ये कैसा हुआ बच्चा? स्टराइल हुआ। और स्टराइल मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो उनकी स्पीशीज़ आगे नहीं बढ़ पाई। तो हमने यहाँ पे स्पीशिएशन में ओवरऑल क्या देखा? मेल और फीमेल जो रहेंगे वो गैमेट प्रोड्यूस करने चाहिए, और ये प्रोड्यूस कभी कर पाएंगे जब भी वो फर्टाइल रहेंगे, और उनको रिप्रोडक्शन करने की प्रॉपर फूड होना चाहिए, उनकी प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, उनके प्रॉपर ऑर्गन्स होने चाहिए, और जोग्राफिकल कंडीशन भी प्रॉपर होना चाहिए। हर सिनारियो में अगर वो फिट बैठते हैं तभी जाके वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये टॉपिक्स हमने यहाँ तक देख लिया। नाउ वी मूव फर्दर फॉर द ह्यूमन इवोल्यूशन। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। आप सोचते होगे मिस कब से बोल रही है कि मंकी से हमारा इवोल्यूशन हुआ, देर इज़ अ हैविंग अ टेल इन द मंकी, वी डू नॉट हैव टेल बोन, अपेंडिक्स बोन, ये सारे हमने एग्जाम्पल्स शेयर किए आपके साथ। तो ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे शेयर हुआ है ना बेटा, उसके ही बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो द बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, ओके। क्या होता है? बायो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट। सो द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज़ बीन सेड टू फॉर्म अ वेरी सिंपल, आज के जनरेशन कहो या आज का जो साइंस हम पढ़ रहे हैं उसमें ये बहुत सिंपली हमने इजीली अंडरस्टैंड कर दिया। कैसे अंडरस्टैंड किया? सबसे पहले कैसा ऑर्गेनिज्म था? यूनिसेल्यूलर, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल न्यूक्लियस वाला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जस्ट फॉर एग्जांपल अवर अमीबा। अमीबा कहाँ है? एक्वेटिक है। फिर एक्वेटिक से एम्फीबियंस हुआ, एम्फीबियन से रेप्टाइल हुआ, रेप्टाइल से टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, एरियल, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स फॉर्म हुए। लेकिन हमने क्या समझा कि हमारा जो बेस है ना बच्चे लोग, वो कहाँ से आया है? वो हमारा एक्वेटिक से आया है। और वो एक्वेटिक वाला कौन है? हमारा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू द इवोल्यूशन, इन दिस इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज अ पिक्चर गिवन बिलो। हम ये पैराग्राफ करके मैं स्क्रीन ऊपर करूँगी तो आपको वो डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। सो in this evolution
origin of the human evolution can shown as the picture given below. Last dinosaurs disappear approximately 7 crores year ago. ये 1 मार्क या fill in the blanks या match the column में पूछ सकते हैं. At that time, monkey-like animal are said to be evolved from some ancestor. कोई एक ऐसा ancestor था जिसमें से monkey evolved हुआ, who were more or less similar to a modern underline or a asterisk mark, या आप बॉक्स बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. मंकी में से एक मॉडर्न मंकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इट्स अ लेम्योर्स. क्या कहते हैं हम इसको? लेम्योर्स कहते हैं. टेल ऑफ द मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर आफ्टर अ 4 crores year ago. मतलब अफ्रीका में हमने जो मंकी देखा बच्चा, उस मंकी में हमने टेल को डिसअपियर होते हुए देखा. किसको डिसअपियर देखा? टेल को. डिसअपियर मतलब गायब होना. कहाँ पे देखा? अफ्रीका में देखा. कितने ईयर्स के बाद? 4 crores years ago के बाद. ठीक है. They developed due to enlarge in the brain and their hands were इम्प्रूव्ड. मतलब यहाँ पे ये क्यों टेल गया, उसका एक सिंपल रीज़न बताया गया कि उनका ब्रेन जो था वो डेवलप हो गया और उनके हैंड्स बड़े हो गए. तो वो कोई चीज़ है या वॉट एवर द थिंग्स दे वॉन्ट टू यूज्ड, वो खाना पीना वो सारा अपने टेल को डिसअपियर करके यहाँ पे हैंड्स का यूज़ करने लगे. तो अभी हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो 4 लेग से कैसे हो गए? स्ट्रेट बोन हो गए. और स्ट्रेट बोन हुआ तो उनके हैंड्स फ्री हो गए, तो वो खुद को सेफली वर्किंग कर सक रहे थे. ओके. सो मीन एंड दस द एप एनिमल्स वर इवॉल्व. और उसमें से कौन हमारा इवोल्यूशन हुआ? एप्स हुए. ओके. Meanwhile, this ape animal like reached the south north ईस्ट एशिया. ये घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया. एंड फाइनली इवॉल्व इनटू अ ग्लिबॉन एंड ऑर्गेन अल्टन. ठीक है. ये 2 ऑर्गेनिजम्स में वो कन्वर्ट हो गए. ओके. तो हमने देखा कि कहाँ लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो गए? ग्लिबॉन एंड ऑर्गन अंटेंस में कन्वर्ट हो गए बच्चे लोग. नाउ उसके बाद क्या हुआ? तो देन रिमेनिंग एप्स, जो बचे हुए एप्स थे, उसमें क्या चेंजेस आया? जो अफ्रीका में रहते थे, क्योंकि हमने 2 चीज़ पढ़ी, एक अफ्रीका वाला और मंकी पढ़ा और एक साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया वाला पढ़ा. ठीक है. सो जो अफ्रीकन में बचे हुए मंकी थे एंड फॉर्म्स गोरिला, वो किस में फॉर्म हो गए? गोरिलाज में एंड चिंपांजी में. ठीक है. इवॉल्व अबाउट, कभी इवॉल्व हुए बच्चे लोग? 2.5 crores गो. इवोल्यूशन ऑफ सम 2 crores ईयर ओल्ड स्पीशीज ऑफ एप्स सीम टू बी अकर इन डिफरेंट वे. अलग अलग जगह पे वो धीरे धीरे डिफरेंट स्पीशीज पहुंच गए. मतलब वो एक स्पीशीज अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर लिए और उस पर्टिकुलर प्लेस में जाके वो कंडीशन को एडप्ट किए. एडप्ट करने से उनके अंदर कुछ ना कुछ न्यू इवोल्यूशन हुआ. दे हैड टू यूज देयर हैंड्स मोर फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क्स. मतलब उनका क्या हुआ बच्चे लोग? यहाँ पे उन्होंने देखा कि स्पीशीज़ जो थी वो डिफरेंट जगह पे, जैसे उनका टेल गायब हो गया और उनके हैंड्स फ्री होना स्टार्ट हो गए, वो स्ट्रेट हो गए. क्या हो गए? स्ट्रेट हो गए. बैकबोन स्ट्रेट हो गया. तो उनके जो फ्री हैंड्स थे वो किस चीज़ में यूज़ आना स्टार्ट हो गए? ईटिंग ऑफ फूड्स एंड अदर एक्टिविटीज़, डिफरेंट वर्क्स में वो यूज़ आ रही. सो हमने फर्स्ट देखा बच्चे लोग, दैट इज़ एनिमल, एशियंट एनिमल्स लाइक अ ल्यूमर्स. ल्यूमर्स के बारे में हमने देखा था बच्चे लोग. सेकेंड हमने देखा कि इजिप्टोपैथिकस जो है वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ. यहाँ से ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, यहाँ से ये दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, उनका नाम है ड्रायोपैथिकस. उसके बाद फिर से एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, रामापैथिकस.
तब देख पा रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे टेल का यूज़ है, यहाँ पे टेल दिख ही नहीं रहा है, गायब हो गया, मतलब वहाँ पे टेल का यूज़ नहीं है। अभी क्यों यूज़ नहीं है? क्योंकि उनके हैंड्स लॉन्ग हो गए तो खुद को स्टेबलाइज प्रॉपरली स्टेबल कर पा रहे, रुका रहे, खड़े हो सक रहे, इसलिए। देन ओवर हियर अगेन द टेल इज़ नॉट देयर और वो उनका बैकबोन धीरे धीरे स्ट्रेट होता जा रहा है, ठीक है। रामापैथिकस में दे आर कंप्लीटली स्ट्रेट, हेड उनका बड़ा है लेकिन उनके हैंड्स कैसे फ्रीली हो गए और उनके लेग्स भी फ्री हो गए हैं, ऑलमोस्ट फ्री। इट मीन्स वो बेंडेड नहीं है, स्ट्रेट हमारे लेग कैसे है वैसे इनके लेग्स हो जा रहे। अगेन वी मूव फर्दर, इट्स ऑस्ट्रियोलोपोपिथिकस। इन दिस द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इट्स अ मोर स्ट्रेट फॉर्मेशन, उनका बैकबोन और हुआ और हैंड्स का वो और अच्छे से यूज़ करना सीख गए। देन वी कम इट्स अ स्किल्ड ह्यूमन, स्टोन एज मैन हुआ, ऐसे डिफरेंट एजेस। स्टोन एज मैन का जो एरा था उसके बाद के जो भी एराज थे उसमें धीरे धीरे हमारे जो मैन थे उसका पोस्चर, वो जो खड़े रहते हैं वो ज़्यादा इरेक्ट होना स्टार्ट हो गया एंड और स्मार्टर 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 एंड द मॉडर्न्स बनते गए। सो स्किल्ड ह्यूमन, आफ्टर स्किल्ड ह्यूमन द मैन विथ इरेक्ट पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो गया, यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व। देन इट्स अ निरंतर मैन जो डिफरेंट वेपन्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड क्रो-मैग्नन जो है वो डिफरेंट वेपन्स एंड द वेल स्मार्टर मैन हो गया। और आफ्टर दैट देयर इज वी आर एज अ होमो सैपियन एज अ मॉडर्न एज मैन are there. Okay students, so we will stop this lecture over here and further part I will continue in the next lecture. Thank you. कुछ भी डाउट है प्लीज़ मैसेज कर दीजिए इनबॉक्स में। थैंक यू।